Okay. Hello, Charmi madam. Hello. હા Yes. હા હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. બધાને મારો અવાજ સંભળાય છે? Okay. Yes, sir. Let's. Okay. Today we have a expert lecture on a banking policy on the solar project and electric vehicle loan, and we have a expert lecturer is Miss Charmi Mehta madam, who is assistant general manager in a Cosmos Cooperative Bank Limited, located at Ahmedabad branch. Now I request to Charmi madam to start presenting and deliver his best knowledge to us now on particular topic. Okay. Madam, you can continue. Okay. हाँ Thank you, Neerav bhai. Thank you for हाँ जी. introducing me. हाँ जी. Myself, Charmi Mehta, AGM Cosmos Bank. आज मैं जो आपको प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ वो बैंकिंग पॉलिसी फॉर सोलार लोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोन्स, हमारी दो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर देने वाली हूँ. बोथ लोन्स आर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अभी हमारा जो नेक्स्ट एरा आने वाला है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही डिपेंड होगा. और उसके लिए ही एक जो सोलार लोन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और एक उसका एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो अभी ग्रीन व्हीकल की तौर से इंट्रोड्यूस हुआ है. तो वो दोनों के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ. द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कॉस्मोस बैंक जो है वो मल्टी स्टेट शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है, पुणे बेस्ड बैंक है. वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन 1906, यानी कि हमारी जो सक्सेसफुल ग्लोरियस जो ईयर है वो हमने 115 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं. ये मल्टी शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया. हमारा जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट 140 ब्रांचेस प्रेजेंस है और 7 स्टेट में हम प्रेजेंस है. महाराष्ट्र, बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, टोटल 7 स्टेट में हमारा प्रेजेंस है. 140 हमारी ब्रांचेस है. कॉस्मोस बैंक है वो पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनलाइज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो सारी नेशनलाइज की भी प्रोडक्ट है. तो हम पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हमारे टेक्नो सेवी सर्विसेज है. वी आर द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया हु हैव इम्प्लीमेंटेड फिनेकल 10 फ्रॉम इन्फोसिस. तो यानी काफ़ी एडवांस हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर हैं और सेफ्टी फीचर्स है. हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है. तो ये बेसिकली हो गया मेरी बैंक के रिगार्डिंग. अभी स्टार्ट करते हैं हम सोलार प्रोजेक्ट रिगार्डिंग. सोलार प्रोजेक्ट, यू ऑल आर अवेयर दैट कि अभी जो एरा टोटली चल रहा है वो सोलार एनर्जी के रिगार्डिंग चल रहा है. बेसिकली सोलार एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी का अभी हमारे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो इमिशन गैसेस जो निकल रहे हैं उसके कारण जो ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी थीन होता जाता है, और उसके कारण डायरेक्ट सन रेज जो हमारे ऊपर आ रहे हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे वेदर के ऊपर. तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सारी कंट्रियाज अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, और इसमें हमारे नरेंद्र मोदी फर्स्ट है जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है. अभी बेसिकली जो हम एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए जो अभी सोर्स है वो कोल और अदर गैसेस है. तो जो कोल जो है वो इंपोर्ट मेजोरिटी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडोनेशिया और यूएस से. तो उसके चलते इंपोर्ट की वजह से हमारी फॉरेन डेफिसिट, यानी हमें काफ़ी सारे
इंटरेस्ट के साथ वो परचेज करना पड़ रहा है। अभी ऑलमोस्ट 80% हम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उसके कारण काफी सारा एमिशन होता है गैस का, और जो हार्मफुल है फॉर, और वो ऑक्सीजन को काफी कम करता जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में से। तो उसके चलते हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक एम रखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कि वो जो है वो ऐसा चाहते हैं कि ये रेशियोज जो 80-20 का जो रेशियोज है वो ऑलमोस्ट इंटरचेंज हो जाए, यानी 80% फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी और 20% डिपेंडेड ऑन अदर कंट्रीज। तो उसके चलते उन्होंने काफी एम्बिशियस एक गोल रखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। Renewable energy play a vital role in our securing sustainable energy with lower emission, and it is good for planet। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी एम्बिशियस रखा है वो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमें 2027 तक करनी है। उसमें से मेजोरिटी यानी कि 100 गीगावाट जो रखा है वो सोलर पावर बेस्ड रखा है, 60 गीगावाट जो रखा है वो विंड एनर्जी के ऊपर रखा हुआ है, और 10 गीगावाट जो है वो बायोमास के ऊपर रखा हुआ है। तो उसमें मेजोरिटी यानी ऑलमोस्ट 65% जो वेटेज रखा है वो सोलार के ऊपर रखा है। तो सोलार ही क्यों, विंड भी है, बायोमास भी है, लेकिन सोलार जो है वो हमारे पास, यानी हम घर में सोए रहते हैं लेकिन सन डेफिनेटली उगने ही वाला है नेक्स्ट डे, और वो अपना काम चालू करने ही वाला है। तो अब एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए सोलार एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। विंड और बायोमास भी है, लेकिन सोलार जो है वो क्लीनेस्ट एनर्जी है, प्लस क्या एबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो लेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है वो लेस ओमिट करता है। तो उसके चलते भी सोलार के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। और सबसे बेसिक थिंग है वो लोएस्ट कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जो हम अभी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग, तो वो 2-2.5 करोड़ में, 3 करोड़ में 1 मेगावाट हो जाएगा, जबकि आप वही विंड और बायोमास में अगर डालोगे तो वो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 4 से 5 करोड़ हो जाएगी। तो ये लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लो कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसके चलते भी वो सोलर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। और सोलर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो थर्ड पार्टी सेल रहते हैं, एक कैप्टिव कंजम्पशन रहता है, और एक पावर सेल टू डिस्कॉम। 3 टाइप के रहते थे। थर्ड पार्टी यानी कोई भी एक इन्वेस्टर रहता है, वो इन्वेस्ट करता है और वो किसी थर्ड अदर देन गवर्नमेंट यानी कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट को वो सेल आउट डायरेक्ट कर सकता है। कैप्टिव कंजम्पशन यानी इंडस्ट्रियलिस्ट डायरेक्ट खुद के लिए अपने ओन सोर्सेज के लिए वो डाल सकता है। और थर्ड जो है वो डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को सेल आउट कर देंगे, फिर गवर्नमेंट जिसको देना है वो दे सकती है। तो उसके चलते ये 3 है। अभी तक थर्ड पार्टी काफी लुक्रेटिव था और मार्केट में भी वही चल रहा था, लेकिन ड्यू टू सम टैक्सेस और चार्जेस लेविड बाय द गवर्नमेंट अभी थर्ड पार्टी इतना लुक्रेटिव नहीं है। कैप्टिव कंजम्पशन और डिस्कॉम सेल, ये दो ही अभी चल रहा है मार्केट में। तो हेलो, हेलो हम्म मैडम, हम्म સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ, બટ તમારું પ્રેઝન્ટેશન છે એ વિઝિબલ નથી થઈ રહ્યું, તો એ તમે શેર કરો છો કે એ આપણે પછીથી મોકલીશું? તમને કઈ રીતે ફાવશે? પ્રેઝન્ટેશન છે ને આમાં જે આપણે કોલની બાજુમાં એક ઓપ્શન આપે છે પ્રેઝન્ટ નાઉ કરીને, તો એનાથી શેર કરી શકશો આઈ થિંક, જો ઇફ પોસિબલ. અધરવાઇઝ વી આર કમ્ફર્ટેબલ વિથ ધીસ ઓલ્સો. ઓકે, જસ્ટ ટ્રાય 1 કરી મિનિટ હોલ્ડ થાય તો હા, થાય તો વધારે સારું રહેશે, કેમ કે પેલા વર્ડ્સ બી દેખાશે સાથે અને તમે સ્પીચ બી આપશો તો. પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાર્ટ કરવું છે.
સોરી, પ્રેઝન્ટ નાઉ કરીને એક હેન્ડ જે હશે ને એની બાજુમાં જ બીજો એક ઓપ્શન આપેલો હશે. મારામાં ઈ નથી આવતું એટલા માટે. તમે મોબાઈલથી કરી રહ્યા છો મેડમ હા કે હા મોબાઈલથી છે. મોબાઈલમાં બધી આવે છે? એક કામ કરું છું હું, અમારી સર્ચ કરું. હેલો મેડમ, હમ મોબાઈલમાં નીચે જો 3 ડોટ છે ને રાઈટ સાઈડ, હમ એમાં શેર સ્ક્રીન હશે. હમ ત્યાંથી કરશો ને એટલે આવી જાય સ્ટાર્ટ શેર સ્ક્રીન કરી, પછી હા, તમારે યસ. જે પ્રેઝન્ટેશન એ હા બસ ઓકે ઓકે. હા. હવે પર્ટિક્યુલર એ વિન્ડો ખોલો. અથવા તો એક કામ કરું છું, મારી પાસે છે તમારું પ્રેઝન્ટેશન, તો એ હું અહીંયાથી તમે જેમ જેમ બોલતા જશો ને એ પ્રમાણે હું અહીંયાથી ચેન્જ કરતો જઈશ. એવું કરીએ. હા શ્યોર પ્લીઝ. હે ને? એક એ રીતે કરીએ છીએ. એક મિનિટ. હા. હા, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? હા. ઓકે. સ્લાઇડ નંબર 8. જસ્ટ અ મિનિટ. હા, એક જ મિનિટ. સોરી 9. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. यस, तो अभी जैसे मैंने बोला कि सोलर 3 प्रोजेक्ट्स रहते हैं, थर्ड पार्टी सेल, कैप्टिव कंजम्पशन और डिस्कॉम। थर्ड पार्टी सेल हो, कैप्टिव हो या डिस्कॉम हो, उसका जो प्लांट इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम ही रहता है। सन जो है वो सोलार हीट प्रोवाइड करता है पैनल को, पैनल अब एब्जॉर्ब करती है और उसके जो सेमीकंडक्टर उसके अंदर जो रहते हैं वो डीसी वोट में एनर्जी जनरेट करते हैं। फिर एक इन्वर्टर रहता है जो वो डीसी से हम एसी में कन्वर्ट करेंगे और ट्रांसफार्मर के थ्रू हम डायरेक्ट उसको जेटको के कोई भी सब स्टेशन, नियरेस्ट सब स्टेशन रहेगा उसके अंदर हम पावर दे देंगे। और उसका जो नेक्स्ट स्लाइड, मैं टेक्निकल के अंदर ज्यादा नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को सब लोगों को सोलर क्या है और कैसे इसकी वर्कआउट हो रही है वो शायद बताया गया है ऑलरेडी। तो ऑन मूव टू रखना। द, हाँ, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस एप्लीकेबिलिटी जो है वो आप सब लोगों को पता ही है। अभी जैसे रूफटॉप के ऊपर हम रूफटॉप के ऊपर कर रहे हैं, कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हैं हर एक जगह पे, यानी कार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, हर एक जगह पर अभी सोलर ही यूज हो रहा है। बेसिकली बैंकों को, अभी मैं बैंक के ऊपर फोकस कर रही हूँ। बैंक क्यों अभी सोलर के रिगार्डिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग इतनी सारी लोन्स और अच्छी ऑफर्स दे रही है? क्योंकि आरबीआई ने एक स्टेचुटरी कंडीशन डाला हुआ है हर एक बैंक के लिए कि उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना है, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा जो टोटल फंडिंग रहता है वो टोटल फंडिंग में
70% हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में करना रहता है। तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने की वजह से आरबीआई और गवर्नमेंट ने सारी बैंकों को, यानी 30 करोड़ तक का इंडिविजुअल फंडिंग अगर कोई भी रहेगा तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ रहा है। इसलिए अभी सारी बैंक सोलार और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। अभी मैं अपनी बैंक की बात करूं सिर्फ, तो हमारी बैंक ने ऑलरेडी 127 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं और 221 करोड़ का हमने फंडिंग कर दिया है लास्ट ईयर। वी आर द पायोनियर इन सोलार लोन्स। गुजरात में जो लाने वाले थे वो हम ही थे सोलार रिगार्डिंग, और बीइंग कोऑपरेटिव हमने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया और रूपानी सर से मिलके ये पूरा इनिशिएटिव करके हमने पूरी लोन्स बनाई है। और अभी सारी बैंक्स एग्रेसिव हो गई है क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जैसे मैंने अभी आगे बताया तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कवर अप हो गया है, तो उसके चलते अभी सारी बैंक्स दे रही है। अभी जो मैं पर्टिकुलरली प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी और कैप्टिव कंजम्पशन हम डेफिनेटली बात करेंगे नेक्स्ट में, लेकिन पहले हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड है। अभी जो पहले हम बात करेंगे वो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट्स 2019। ये जो है वो पर्टिकुलरली डिस्कॉम के लिए बनाई थी उन्होंने, कि डायरेक्ट हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके डिस्कॉम को ही सेल कर देना है। तो उसके चलते 25 इयर्स का पीपीए होने वाला था। इसमें जो प्रोजेक्ट साइज है वो 0.5 मेगावाट, यानी कि 500 किलोवाट से 4 मेगावाट तक का ये प्रोजेक्ट साइज रहेगी उसकी। ये प्रोजेक्ट कोई भी डाल सकता है, यानी एनी इंडिविजुअल बॉडी, कॉरपोरेट्स, एसोसिएशन, कोई भी कंपनी, कोई भी ये डाल सकता है पर्टिकुलरली। और उसके चलते उसमें जो टेरिफ एप्लीकेबल होगा वो 2.89 पैसा पर यूनिट होने वाला था। अभी गेड़ा जो, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें जो गेड़ा जो है वो नोडल एजेंसी है इसमें, और ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला था। अभी तक गुजरात में ये स्कीम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट हुई है। ऑलमोस्ट 12,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, उसमें से टोटल जो एनर्जी जनरेट होने वाला था वो 79 गीगावाट्स की होने वाली थी टोटल। सॉरी, हाँ, 7,959 मेगावाट्स कैपेसिटी जो है वो हम प्रोड्यूस करने वाला था। यानी कि अभी तक गुजरात जो 100 गीगावाट का जो सपना है उसमें से गुजरात ने अभी तक 11 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था, और ये प्रोजेक्ट के चलते हम 30 गीगावाट से ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट 30 to 35% कंट्रीब्यूशन गुजरात का रहता ये सपना साकार करने में। तो उसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल थे। एमएसएमई की सब्सिडी भी इसमें अवेलेबल थी, लेकिन अभी कुछ उसमें चल रहा है, शायद देंगे या नहीं देंगे वो एक क्वेश्चनेबल है। लेकिन ये स्कीम काफी अच्छी है और यही स्कीम के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाली हूँ। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक है, अगर हम सोलर प्रोजेक्ट कोई भी डालते हैं और हमने थर्ड पार्टी ऑप्शन चूज किया है तो 25 इयर्स तक जो है वो हमें थर्ड पार्टी में ही हम कर सकते हैं, हम स्विच ओवर नहीं कर सकते कोई भी स्कीम में। यानी अगर हमने डिस्कॉम में सेल आउट करना है तो कंपलसरी 25 इयर्स तक हम डिस्कॉम में ही कर सकते हैं। और पर्टिकुलर जो लैंड के ऊपर हम डेवलप करेंगे वो लैंड भी एनए जो होगी वो सोलर रिगार्डिंग ही होगी, तो 25 इयर्स तक उसका पर्पस भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक उसकी ड्रॉबैक है कि हम स्विच ओवर नहीं कर सकते। तो जब भी हम स्टार्टिंग करें तब पूरा सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि 25 इयर्स तक हम उसमें बाकी कुछ नहीं कर सकते चेंजेस उसमें। नेक्स्ट,
अभी जो यूनिट जनरेशन की बात करें तो 500 किलोवाट की मैं आपको बात करूंगी, तो 500 केवीए में अभी जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं वो 2250 से लेके 2500 तक यूनिट पर डे यूनिट जनरेट हो रहे हैं, यानी कि अप्रोक्स 8 लाख जितने यूनिट जनरेट होंगे, 8 लाख से, यानी लोवेस्ट साइड अगर देखे जाए तो 8 लाख और अपर साइड देखा जाए तो 20 लाख, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पैनल्स। अगर आपने पैनल हेवी ली है, ट्रीना की ली है, या जो एग्जिटिक है उसकी ली है, तो डेफिनेटली वो आपको 9-10 लाख तक यूनिट जनरेशन देगा। अभी तो बाइफिशियल पैनल्स भी आ रही है, यानी कि दोनों साइड ऊपर से भी यूनिट जनरेट होते हैं और नीचे की साइड से, यानी जो सनलाइट जो वेस्ट हो रही है और जो डायरेक्ट नीचे ऑब्जर्व होगी, तो उसमें से नीचे से भी आपको यूनिट जनरेशन मिल सकता है। तो बाइफिशियल पैनल्स भी अभी एडवांस काफी अच्छी पैनल्स आ रही है, तो उसके चलते आपको मैक्सिमम यूनिट जनरेशन मिल सकता है। अभी जो ये प्रोजेक्ट में मैंने बोला, अभी जैसे कि डिस्कॉम के साथ अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको 2.83 का ये मिलता है। और सोलर, ये जो बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट्स है वो आप घर पे सोए रहेंगे, लेकिन ये जो है वो 6 बजे आपका यूनिट चालू हो जाएगा, और ये एक आपकी पैसिव इनकम है, यानी आपकी इसमें रिक्वायरमेंट कोई नहीं रहेगी, मिनिमम पर्सन रिक्वायरमेंट रहती है। तो वर्कर्स की यानी स्टाफ की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम रहती है, तो ऑटोमेटिक ये चलता है प्लांट। तो अगर आप घर पे सोए होंगे तो भी आपका यूनिट चलेगा, और फर्स्ट मंथ से ही ये प्रॉफिटेबल यूनिट है, तो काफ़ी यानी अभी एट्रैक्टिव है ये। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग। सोलर प्रोजेक्ट अगर आप डालते हो 500 केवीए का, तो उसके लिए जो लैंड रिक्वायरमेंट रहेगी वो 6000 टू 6500 स्क्वायर मीटर रहेगी। यूनिट अप्रोक्स मैंने अभी लो एकदम कंजर्वेटिव पकड़ा हुआ है कि मान लीजिए कि सिर्फ 8 लाख यूनिट ही जनरेट होते हैं, 8,32 यूनिट से जनरेट होते हैं लोअर साइड। तो उसमें जो कॉस्टिंग आएगा वो टोटल 1,98 लाख का टोटल कॉस्टिंग होगा। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें से आपको जो रेवेन्यू जनरेशन मिलेगा वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी कि 4,93,25 ईयर्स तक ये आपको इनकम मिलेगी, यानी कि डे 1 से ये प्रॉफिटेबल है यूनिट, और फर्स्ट ईयर से काफ़ी अच्छी लुक्रेटिव 22 लाख की इनकम आपको जनरेट करके देगी। तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर मान लीजिए कि आपको डालना है किसी को भी, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो अप्रोक्स रहेगा वो 2 करोड़ के आजू बाजू रहेगा, और उसके सामने बैंक फंडिंग जो है वो 70% के हिसाब से बैंक फंडिंग देगी, यानी कि अप्रोक्स 140 जितना लोन अमाउंट रहेगा, और आपकी ओन कैपिटल है वो 30% के आजू बाजू रहेगी, यानी कि 60 लाख के आजू बाजू रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें आपकी जो फिक्स इनकम है, यानी कि अभी जब मैंने बोला कि यानी पूरे साल की फिक्स एक्सपेंसेस अगर हम देखे जाए तो आपको जो 140 मेजर वही है, ईएमआई जो है वो ही सबसे ज्यादा है, यानी 10 साल के बाद अगर आप देखोगे, एक बार प्लीज 17 नंबर की स्लाइड वापस करोगे। दिस वन। हाँ, वो यूनिट रेट वाली कैश फ्लो जो है ना वो, हाँ बस वही पीछे वाली। नेक्स्ट। यस, दिस वन। हाँ, अगर आप देखोगे तो 10 साल तक आपकी लोन चालू रहेगी, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 10 साल तक आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, यानी 1 लाख जो आप यूनिट जनरेशन कर रहे हो वो पूरा आपकी लोन पेड अप और आपकी ओन कैपिटल निकालने में गया। लेकिन 11th ईयर से आपकी फिक्स इनकम 20 लाख की हो जाएगी, और 25th ईयर्स तक आपको 18 लाख मिलने वाले हैं। अभी मान लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि 25 ईयर्स के बाद आपको जनरेशन ही नहीं मिलेगा, नहीं, जनरेशन तो मिलेगा, लेकिन पैनल की जो लाइफ है वो जनरली 25 ईयर्स तक की पैनल की लाइफ है, इसलिए हमने कंसीडर यहाँ पे 25 ईयर्स किया हुआ है।
तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट है और कितना लुक्रेटिव ये आपका बिजनेस मिलेगा। ये आपकी पैसिव इनकम होगी जहां पे आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये एक रिकरिंग जैसा हो गया और पेंशन इनकम जैसी हो गई। स्लाइड नंबर 19 प्लीज, 2 स्लाइड पीछे। This one. नहीं नहीं नहीं, आगे वाले, पीछे पीछे। हाँ, और उसके नेक्स्ट वाली। हाँ, नहीं नहीं, हाँ उसके बस यही। Hmm. तो अभी आप देखोगे तो टोटल जो एक्सपेंस है वो 23 लाख का हो रहा है और आपका यूनिट जनरेशन जो रेवेन्यू जो हो रहा है वो करीबन 23,54,000 हो रहा है। यानी कि ब्रेक इवन जो रेट है वो 2.80 पैसा हो रहा है और आपकी इनकम यानी कि फर्स्ट ईयर से ब्रेक इवन आ जाएगा और फर्स्ट ईयर से ही यूनिट प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा एक बिजनेस है। अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Hmm. अभी सोलर स्कीम जो है वो कोई भी डाल सकता है, जैसे मैंने बोला कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल डाल सकता है, कंपनी डाल सकती है, एलएलपी डाल सकती है। तो उस हिसाब से उनको लोन मिलेगा फॉर परचेज ऑफ सोलर इक्विपमेंट और पूरा प्लांट डालने के लिए उनको मिलेगा 70 to 75% ऑफ द कोटेशन प्राइस मिलेगा। कोटेशन प्राइस अप्रोक्स जो भी मार्केट में चल रही है वो 2 करोड़ 10 लाख तक जा रही है। वो डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्शन ऑफ पैनल्स। पैनल्स आप कौन से सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर है। पीरियड जो रहेगा वो 5 to 10 ईयर्स तक का रहेगा, मैक्सिमम 10 ईयर्स की लोन रहेगी। और उसमें आपको मोरेटोरियम पीरियड यानी कि गेस्टेशन पीरियड आपको जो मिलेगा वो 3 to 6 मंथ मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कोलेटरल सिक्योरिटी 50% ऑफ डिस्ट्रेस वैल्यू रहती है। उसमें आप कोई भी दे सकते हो, कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दे सकते हो, ओपन लैंड दे सकते हो। हम जो है वो डिस्ट्रेस वैल्यू कंसिडर करते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू मान लीजिए कि 100 रुपीज है तो बैंक इज कंसिडरिंग 80 रुपीज, यानी कि 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। तो उस हिसाब से आपको 50% जो भी लोन अमाउंट है उसका 50% आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। 2 गारंटर देने रहते हैं। बीइंग अ कोऑपरेटिव आपको हमारे बैंक के शेयर लेने पड़ेंगे, वो 1% है। तो और प्रोसेसिंग फी जो है वो 0.5% है। सबसे लोएस्ट एक्सपेंस है हमारी बैंक का ये लोन के रिगार्डिंग। और प्लस इसमें क्या है कि एक गाइडेंस भी मिलेगा, डालते हैं अगर कोई भी तो, क्योंकि हम लोगों ने खुद ने अपने यूनिट्स डाले हुए तो कहाँ पे प्लस और माइनस है वो हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो एक अच्छी तरह से गाइडेंस भी मिलेगा। नेक्स्ट इज, नहीं, This one. हाँ डिस्को, Individual. हाँ डिस्कॉम, डिस्कॉम के साथ जो होगा वो Hmm. पीपीए 25 ईयर्स का गवर्नमेंट के साथ होगा, वो देना रहेगा आपको। प्रोडक्ट सेम है, 75% ऑफ द कोटेशन हम देंगे। 129 मंथ की लोन रहेगी, उसमें 9 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 50% सिक्योरिटी है, प्रोसेसिंग फी 0.5% है और शेयर मनी 1% से लेने हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हाउस होल्ड, यानी कि रूफटॉप के रिगार्डिंग है। अगर किसी को रूफटॉप भी अगर डालना है तो रूफटॉप के ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अट्रैक्टिव सब्सिडी रखी हुई है। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो ट्रस्ट को भी काफ़ी अच्छी सब्सिडी अभी मिल रही है, तो वो भी अपनी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह अभी सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लगा रहे हैं सब लोग। तो रूफटॉप के लिए भी 75% ऑफ द कोटेशन रहेगा, उसमें मैक्सिमम 10 लाख के लिए हाउस होल्ड में। और मैक्सी अगर कोई ट्रस्ट वगैरह है तो लोन अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, 5 to 7 ईयर्स का लोन अमाउंट रहेगा। ये रहेगा और 5 साल के बाद यानी कि पे बैक पीरियड इसमें जो है वो अप्रोक्स 5 साल आ रहा है। 5 साल के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये दैट इज द मेन थिंग। अभी आपका इंडिविजुअल एक हाउस भी अगर देखोगे तो 3000 से लेके 5000 6000 तक के बिल्स आ रहे हैं, तो ये पूरा आपको फ्री हो जाएगा। तो अभी रूफटॉप में भी काफ़ी अच्छा ये चल रहा है स्कीम। उसमें प्रोसेसिंग चार्ज 0.25% है।
Next. नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसे मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिसिटी भी हम ही जनरेट करेंगे, और अभी जो एमिशन फ्री यानी कि स्मोक फ्री जो अभी व्हीकल सारे होने चाहिए, BS6 होने चाहिए, और सारे स्मोक फ्री होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काफी अच्छा चल रहा है। उसमें टाटा ने काफी एग्रेशन लिया हुआ है, और टाटा ने 2 प्रोडक्ट भी अच्छी लॉन्च की हुई है जो मार्केट में सक्सेसफुली चल रही है, टाटा नेक्सॉन एंड टाटा टीगर। इलेक्ट्रिक कार्स आर 100% eco friendly as they run on electronic powered engine. It does not emit toxic gases or smoke in the environment, and it is cheapest to run. यानी अभी आप देखोगे तो 100 रुपीज पेट्रोल का भाव चल रहा है, डीजल का ऑलमोस्ट सेम हो गया है। गैस के ऊपर भी अगर आप करोगे तो गैस का भी अभी 60 रुपीज जितना भाव चल रहा है, 58 to 60 रुपीज। तो ये चीपेस्ट है, यानी आप पर किलोमीटर आपको 50 पैसा भी नहीं पड़ रहा है, तो ये काफी अच्छी है। प्लस इसमें अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है और रजिस्ट्रेशन फी जो है वो वेव कर दी है, तो इट इज द चीपेस्ट टू रजिस्टर, क्योंकि जनरली दूसरी जो है वो मेजोरिटी रजिस्ट्रेशन का ही एक्सपेंस रहता है ऑन रोड के अलावा। तो एक शोरूम और ऑन रोड प्राइस में सबसे ज्यादा डिफरेंस रजिस्ट्रेशन का ही रहता है, तो ये एक अच्छा एक है। और हम सब तो यंगस्टर है, तो यंगस्टर को तो ये खास देखना चाहिए कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को अच्छी एयर मिले, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वो कोई भी नहीं रहेगा। तो ये हमारी एक नैतिक फर्ज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम भी एनवायरनमेंट का उतना ही ख्याल रखें। तो उसके चलते जो भी व्हीकल्स आप लोग ले, तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही पसंद करना। अभी जो कार अवेलेबल है मार्केट में वो निशान है, फोर्ड है, टेस्ला ने ऑलरेडी डाल दिया है, सेवरोलेट है, मर्सिडीज है, टाटा है, ऑलमोस्ट सब ने डाल दिया है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने जो अभी जो टाई अप किया है वो बेसिकली, और मेन नरेंद्र मोदी ने जो फोकस किया हुआ है वो टाटा के साथ है। तो उसके चलते इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी काफी नेक्स्ट 5 इयर्स में चलने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग लोन स्कीम सेम रहेगी। कोई भी कार परचेस कर सकता है, पर्सनल यूज के लिए होनी चाहिए वो कार। अगर कंपनी भी अगर परचेस करती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर देयर एम्प्लॉय, और तो वो भी चलेगा, वो भी पर्सनल यूज के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। उसमें 84 मंथ्स के लिए हम लोन दे रहे हैं, अप टू 20 लाख, और अबाउट 20 लाख, अबाउट 20 लाख 60 मंथ के लिए दे रहे हैं। 90% ऑफ अप टू 20 लाख की अगर लोन होगी तो 90% ऑफ कोटेशन प्राइस दे रहे हैं हम, और अगर 20 लाख से ज्यादा होगी तो 75% दे रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मार्केट में जो चल रहा है उसके काफी कॉम्पिटिटिव है, 7.40 में हम दे रहे हैं 20 लाख तक, नहीं अबाउट 5 इयर्स तक, और 5 to 7 इयर्स में 8% हो रहे हैं, 75% और 8% हो रहे हैं। तो बेसिकली ये हाइपोथिकेशन सिर्फ हमारा लगेगा, दूसरा कोई एक्सपेंस नहीं है इसके अंदर, और 1-2 गारंटर लगेंगे। हाँ, प्रोसेसिंग फी 0.5% है। तो ये रिगार्डिंग ऑल मेरी लोन्स हो गई। दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे मार्केट में चल रहे हैं, और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक का एरा चल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि सोलर प्लांट के रिगार्डिंग भी सोचना चाहिए बिजनेस के अंदर, और कार भी अगर आप पसंद करो तो इलेक्ट्रॉनिक कार पसंद करना। थैंक यू नीरव भाई। ओके, થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ, તમે બહુ સરસ નોલેજ શેર કર્યું પર્ટિક્યુલર લોન રિગાર્ડિંગ. હવે આમાં કોઈ સ્ટુડન્ટને કોઈ ક્વેશ્ચન કે આમાં કંઈ हाँ બીજું सर, જાણવું હોય પણ? ઓકે, sure, યસ, doubt. હા હા Ma'am, પૂછો. as you earlier said in the 17th slide that 70 to 75% quotation amount you are giving loan, right? Hello, હા, right? કોટેશનના 75%. ઓકે. અચ્છા ગુજરાતી હા સોરી હા મેં તમે બેન કીધું કે 77% સુધી આપણે કોટેશન નું આપીએ છીએ,
તો મારા 2-3 મહિના પહેલા છે ને કસ્ટમર ગયા હતા, કોઓપરેટિવ બેંકમાં જ ગયા હતા જામનગરમાં. એમને એમ કીધું કે જીએસટી નું એમાઉન્ટ હોય ને એને બાદ કરી નાખવાના, ને પછી જે નેટ એમાઉન્ટ વધે ને કે એનું અમે તમને 75 to 80%, ટૂંકમાં 5% તો સમજી બેંક થી બેંક તો ક્રાઇટેરિયા હોય. એટલે આપણે બી એવું જ છે કે ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી કોટેશન કાઉન્ટ કરશે કે એક્સક્લુડિંગ જીએસટી? એટલે તમે સોલાર લોન રિગાર્ડિંગ વાત કરો છો કે? હાજી હાજી હાજી. હા, નહીં, સોલાર લોન ની અંદર રૂફટોપમાં છે ને રૂફટોપ નહીં, અમે ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી જ આપણે આપીએ છીએ. ઓકે, એટલે એ હા. લોકો એમ કંઈક અમને રીઝન આપ્યું કે મારા ક્લાયન્ટે કે આરબીઆઈ માં કંઈક નવો રૂલ આવ્યો હતો કે રિન્યુએબલ માટેનો જે પણ હોય ને એમાં જીએસટી ની અમાઉન્ટ કસ્ટમરે ટૂંકમાં બેર કરવાની આવે, ને નેટ એમાઉન્ટ હોય ને એના ઉપર એકચ્યુઅલી કેવું છે કે જીએસટી રિફંડેબલ છે બેઝિકલી. પ્રોબ્લેમ, હા, અત્યારના પ્રોબ્લેમ રેસિડેન્શિયલમાં કરાવતા ફંડિંગમાં એ હોય આવી રહ્યો છે કે ડ્યુઅલ ફાઇનાન્સિંગ થઈ જાય. અમે બી ફાઇનાન્સ કરીએ અને ગવર્મેન્ટ તમને જીએસટી રિફંડ આપે. ઈ કેસની અંદર અત્યારના એવી ગાઈડલાઇન્સ છે કે ભાઈ તમારે જીએસટી છે ઈ એક્સક્લુડિંગ કરીને તમારે લોન ફંડિંગ કરવાનું. પણ પર્ટિક્યુલરલી અમે અત્યારના સોલાર પ્રોજેક્ટ્સની અંદર ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી કરીએ છીએ, કેમ કે રિફંડ આવતા 3 વર્ષ જેવું થઈ જ જાય છે, 3 થી 4 વર્ષ જેવું. ને મેડમ રેસિડેન્શિયલમાં જે લે છે ને એ લોકો રિફંડ નથી લઈ શકતા. એ લોકોને રિફંડ ક્લેમ નથી થતો, પણ એ લોકોને સબસિડી જે મળે છે, હા, એ બાત કરીને જ આ લોકો કોટેશન ને એ લોકો દેતા હોય છે. નહીં, એટલે સબસિડી ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી આવે છે. હા, સબસિડી ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી આવે છે, ધેટ ઇઝ ટ્રુ. એટલે એની અંદર જે છે ને એ અમે તો મીન્સ અમારી કોસ્મોસ બેંક તો વિથ જીએસટી જ ફંડિંગ કરીએ છીએ અમે. અધર બેંક્સ છે કે જેને એક્સક્લુડિંગ કરી દીધું છે અને એકચ્યુઅલી કરી દેવું જોઈએ, પણ એ જયારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત આવે ને ત્યારે આવે, કેમ કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે હોય છે ને એ લોકોને શું છે કે રિબેટ મળતું હોય છે. આ એકચ્યુઅલી હમણાં માર્ચ 21 પછી જ આવ્યું છે. માર્ચ હા 21 હા પહેલા મારા ઘણા રેસિડેન્શિયલ કન્ઝ્યુમર બી છે કે જેમને 100% કોઓપરેટિવ બેંક વાળાએ લોન આપી. ઓકે. અને કદાચ એમના ટર્મ્સ સારા હોય બેંક સાથે એટલે આપી હોય. ના, અલગ અલગ બેંકની અલગ અલગ પોલિસી હોય છે, પણ અમારી બેંકનું એવું માનવું છે કે જો કસ્ટમર છે એ 25% ઓન માર્જિન નહીં કાઢે તો એને એક ઓનરશીપ નહીં રહે. આજે હું જ તમને તમારા બિઝનેસ કરવા માટે 100 રૂપીઝ આપી દઈશ, બરાબર, તમારા 100 રૂપીઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે, 100 રૂપીઝ મેં જ તમને આપી દીધા, તો તમે વ્યવસ્થિત બિઝનેસ નહીં ચલાવો. આજે તમારા પોતાના 25 રૂપિયા લાગેલા હશે તો તમે વ્યવસ્થિત બિઝનેસ ચલાવશો, એવી જનરલી હા બેન્કિંગની ટર્મિનોલોજી હોય છે. ફિલોસોફી. હા, ફિલોસોફી હોય છે. એટલે એ ટર્મ્સની અંદર જ અમે લોકો 70% જ આપીએ છીએ, 70 to 75%. એમાં ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં બી ટર્મ્સ લાગુ પડશે ને કે એમાં અલગ રહેશે? હા, વ્હીકલની અંદર અમે 90% આપીએ છીએ, અપ ટુ 20 લાખ સુધી. એટલે એમાં ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી જ આવશે? હા હા, બધામાં વિથ ટેક્સીસ જ આવશે. ઓકે દેન, બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન પૂછવો છે? નહીતર આજનું સેશન અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. આઈ થિંક તમારી લેંગ્વેજ બી ખૂબ જ અન્ડરસ્ટુડ હતી અને પ્રેઝન્ટેશનમાં બી બહુ જ ક્લેરિટી સાથે છે. એટલે બીજા કોઈ તેમ છતાં બી કોઈના કંઈક ક્વેરી આવશે મારી ઉપર તો આઈ વિલ પાસ ઓન ટુ યુ. શ્યોર શ્યોર. બરાબર ને? ઓકે, અમારી સાથે નિશાન ઠાકર સર જે છે એચઓડી મિકેનિકલ, એ પણ આપણી સાથે અત્યારે જોડાયા છે. એટલે હું એમના બી થેન્ક્સ કહીશ કે એમનો બહુ સારો ટાઈમ આપણને સ્પેન્ડ કર્યો. નિશાંત સર. Thank you very much, sir. And thank you very much, Okay. madam, for your informative થેન્ક યુ, session. થેન્ક યુ. હા, થેન્ક યુ સર. Okay. Okay It then. was very ઓકે, helpful થેન્ક યુ to the students. નીરવભાઈ. Thank you very much. યસ યસ. Okay. ચલો. ઓકે. ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. આપણું નેક્સ્ટ સેશન બીજું 3 વાગે છે. વી વિલ કન્ટિન્યુ ઓન ધેટ. ઓકે, થેન્ક યુ ઓકે મેડમ, થેન્ક યુ વેરી મચ મેમ. ઓકે, થેન્ક ઓકે, યુ. થેન્ક યુ.